हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गुरु गेन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री पार्ट थर्ड है, जिसके अंदर आपके पास हम लेके आ रहे हैं फर्दर जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था सेकंड पार्ट्स में, दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स मेजर प्रॉपर्टीज। और आज हम जो लेके आए हैं दैट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में और या आप रेलवे के एग्जाम्स में जो अप्लाई हो सकते हैं दैट आर वेरी यूजफुल। लेकिन जो हमारे दो कंसेप्ट हैं दैट इज ओनली लिंक्ड विद ईटी पेपर सेकंड एंड पंजाब स्टेट एग्जाम्स। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बाकी के जो आज के रिजल्ट्स होने वाले हैं दैट आर आल्सो वेरी यूजफुल। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु, बिकॉज ताकि आपको जो जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी हमारी अपलोड होते हैं लेक्चर्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो सभी अवेलेबल हो जाए। फॉर दैट यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट इसका यूज होता है, पहले आप अगर लिखना है तो आप साथ में लिख भी सकते हो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होंगे। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा जो 80 वाले बच्चे हैं कि उनके लिए ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है या नहीं है। ठीक है जी। तो साथ के साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट आता है फॉर आइसोसेल्स ट्रायंगल। हैव यू रिमेंबर? क्या आपको अभी तक याद है पिछला व्हाट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल? ऐसी जिसकी ऑपोजिट साइड दो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है इसके ऑपोजिट की ओर, मान लीजिए इट इंटरसेक्ट द बीसी एट डी, देन व्हाट विल हैपन कि अगर आपका जो एडी परपेंडिकुलर होता है तो आपका, अब देखो ये आइसोसेल्स है तो ये और ये इक्वल हो गई बिकॉज ऑपोजिट साइड हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल। ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था पिछले लेक्चर में। तो इस एडी परपेंडिकुलर को, एडी इज अ परपेंडिकुलर, हियर एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर बात करें कि अगर आपके पास आइसोसेल्स हो, इफ यू हैव आइसोसेल्स फिगर, देन ये परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू मीडियन। ये परपेंडिकुलर जो है इट विल बिहेव लाइक अ मीडियन। नाउ व्हाट इज मीडियन? ये हमारा हो चुका है। ऐसी एक लाइन जो क्या कर दे ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल टू CD। ठीक है जी। फर्स्ट इसमें क्या लिखोगे? फॉर आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, मान लीजिए यहाँ पे ABC है, अगर AD परपेंडिकुलर है तो AD यहाँ पे मीडियन ही बन जाएगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपके लिए सिर्फ रिजल्ट याद करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम रूल लगाते हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी। तो उसके बेस पे हम इसका हो सकता है शो, ये एक एंगल हो गया, ये एक साइड हो गई और एक ये एंगल हो गया। ठीक है। या उससे अगर ये एंगल 90 है, RHS वगैरह से भी रूल अप्लाई हो सकता है, ASA रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो उस रूल्स अभी तक आपके हुए नहीं है, सो आपको उतना नहीं आना। आपको सिर्फ ये याद करना है कि अगर आइसोसेल्स होती है तो वहां पे जो उसका परपेंडिकुलर है इट विल बी सिमिलर टू द मीडियन। अगर ये मीडियन होगा तो ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। वहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, इफ AD इज परपेंडिकुलर देन क्या हो सकता है? वहां पे लिखा होगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस इज दिस, या कुछ भी लिखा हो सकता है। उसमें एक्यूरेट ऑप्शन बन जाएगी BD इज इक्वल टू CD। ओके, तो ये था आपका आज का फर्स्ट रिजल्ट फॉर आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। अगर AD परपेंडिकुलर होगा तो AD विल बिहेव लाइक अ मीडियन सच दैट D विल बी मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। ठीक है जी। लेट अस गो टू द सेकंड रिजल्ट दैट इज फॉर राइट एंगल। अभी हमने बात की इक्विलेटरल की, अगला जो है इट इज फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मान लीजिए ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट है D। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं D है। और जब हम इसको क्या करेंगे अटैच, व्हेन वी जॉइन वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट, वर्टेक्स ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज एंड मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं,
बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये दो साइड्स इक्वल होगी, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। देन व्हाट इज द रिजल्ट, आपको रिजल्ट क्या याद करना है, देन BD इज आल्सो इक्वल्स टू CD एंड AD, या हम ये बोल सकते हैं BD इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, then this will be the half of this side that is AC, या हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में इक्वल थे तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल है, एक ही बात है, ठीक है जी। बिकॉज AD और जो CD है दीज आर आल्सो हाफ ऑफ AC, सो इट इज इक्वल टू BD। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वहां से एक लाइन लेके आते हो तो वो जो लाइन होगी वो उनकी हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, या फिर उनके दो इक्वल पार्ट्स में जो था उसके इक्वल ही होगा। दैट इज अ सेकंड रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका रिजल्ट इतने याद रखना मुश्किल है, अगर एग्जाम में ऐसी कोई फिगर आ जाती तो आपको सीधा आएगा माइंड में, भाई ये तो इसके इक्वल है, मान लो लिखा हुआ है कि AC आपका 16 सेंटीमीटर है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD, तो सीधा उसका हाफ होता है तो इट आंसर, कुछ भी आपको वहां पे लॉजिक नहीं लगाने, सीधा आंसर आपका ऑप्शन में होगा, ठीक है जी। अब ये तो थे ऐसे रिजल्ट्स जो पिछले लेक्चर में हुए नहीं थे, जो अब आज हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट जनरल टर्म्स, जैसे आपके पास लास्ट लेक्चर में आया था परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, मीडियन क्या होता है, वैसे हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्म्स होंगी, कुछ जनरल टर्म्स यूजफुल है जो हमारे यूज होंगे आगे जाके। उसके अंदर फर्स्ट आती है दैट इज सेंट्रोइड, फर्स्ट आती है सेंट्रोइड क्या होता है, तो आपको ये चीज याद करनी है। उसमें फर्स्ट मैंने सिखाया था मीडियन, कुछ हो याद पिछला लेक्चर, तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को पहले इसे क्या कर लो, जस्ट रिव्यू दिस। मीडियन से आया है सेंट्रोइड। अब मीडियन क्या होता था मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट रिजल्ट के अंदर भी, तो जो परपेंडिकुलर है इन आइसोसेल्स विल एक्ट एज अ मीडियन। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो क्या कर देती है लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है जी, तो ये इसका मीडियन हो गया। अब व्हाट इज सेंट्रोइड, अब देखो मैंने ये भी आपसे पूछा था कितने मीडियन होते हैं, तो इसके कितने मीडियन होते हैं, इसके अंदर एक ये बन गया फर्स्ट, ये मेरा हो गया E मान लेते हैं, BE इज द सेकंड एंड CF इज द नेक्स्ट मीडियन। अब जब ये तीन मीडियन जहां पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। और मैं ये भी बता दूं 80 वाले बच्चों के लिए हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, ठीक है जी, लेकिन बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड के, SSC, CGL, CHSL के, या जो RRB, NTPC के एग्जाम है, या और मैं ये भी बता दूं हमारे जो लेक्चर्स हैं दैट आर आल्सो यूजफुल फॉर टेट एग्जाम्स, दैट आर आल्सो यूज फॉर TET एग्जाम, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सेंटर का हो, या किसी और स्टेट बोर्ड का हो, ठीक है जी। तो जहां पे मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अब इसका आप लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका एक रिजल्ट छोटा सा है जो आपको याद रखना है, दैट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछ सकता है। सेंट्रोइड इज अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, 1:2, 1:4, कुछ भी ऑप्शन आ सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखो ये बात आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, इसको O मान लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड मान लो O है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि AO अपॉन OD, ये पार्ट हाइयर है इससे, ये पार्ट BO इज हाइयर टू OE, BO की जो लेंथ है वो हाइयर है, वैसे ही CO की लेंथ हाइयर है OF से। वो कहता है कि इनकी जो रेशो है वो कितनी होगी, 2:1 होगी। इसका यही मतलब है कि जो मीडियन होता है सेंट्रोइड उसको 2:1 में बांट देता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान ले दो AD आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अगर वो यहां पे ये बोल दे कि O इसका सेंट्रोइड है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AO। AO निकालो कितना होगा जी, या OD निकालो कितना होगा,
या ये होंगे, उससे आपको ये पूछ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक है, एडी को हमने कितने पार्ट्स में कर दिया, इट इज डिवाइडेड इनटू 2:1। अगर इसको हमने 2:1 में क्या कर दिया डिवाइड, तो आपका मतलब क्या है, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, 2x प्लस x कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 और 2 आ गया, मतलब x 2 हो गया। मतलब ये था 2:1 में, ये 2 पार्ट्स था, इसके पास एक पार्ट था, इसके बाद 2 पार्ट थे, एक पार्ट की वैल्यू 2 आ गई सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो AO की वैल्यू 4 बन गई, इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर बन गई। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन द एग्जाम्स। ये सारे क्वेश्चंस SSC, CHSL, CGL में आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रोइड और इसका रिजल्ट। सेकेंड थिंग, और ये चीज और मैं आपको बता दूं, आपको याद क्या करना है, सेंट्रोइड इज रिलेटेड टू व्हाट, मीडियन। बच्चों को कंफ्यूजन इसी चीज में होती है कि सेंट्रोइड किससे बनता है, मीडियन से बनता है। उधर पहला मीडियम, इधर सारा सेंट्रोइड आएगा। सेकंड मैंने वहां पे आपको सिखाया था अल्टीट्यूड, सिखाया था, कुछ आया याद पिछला। सेंट्रोइड के बाद अब हम करने लगे हैं सेकंड कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू आपका जो पिछला सेकंड कंसेप्ट था, दैट इज अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड से इकट्ठा होके क्या बनता है आपके पास, अल्टीट्यूड से इकट्ठा होके आपके पास बनता है ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। अब जहां पे अल्टीट्यूड्स मिलते हैं वहां पे उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा या कुछ उसको दिक्कत थी, उसको समझने में मैं बता दूं फिर से, ABC मान एक ऐसी परपेंडिकुलर, जो एक ऐसी लाइन जो क्या बनाए परपेंडिकुलर ऑन द अदर साइड, उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। अब जहां पे सारे अल्टीट्यूड मिलेंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। दिस इज O मान लीजिए, ये D है, इसको E मान लीजिए, F मान लीजिए, आप कुछ भी नेम मान लो। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर। सो व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? ऑर्थोसेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। इट इज अ पॉइंट इन वेयर अल्टीट्यूड्स मीट। आप इस वे से भी लिख सकते हो, आप कुछ भी यहां पे लिखना है जो भी आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो आ रही है वो है दैट इज इसका, अब मैंने सिखाया तो इसका कुछ रिजल्ट भी याद रखना होगा। जो भी मैं सिखाता हूं कुछ ना किसी मतलब होता है उसके पीछे। तो इसका यहाँ पे ये है कि इसका यहाँ पे है कि इनके जो एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, इसके जो एंगल होंगे वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री होंगे। उसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन, एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। अब दो एंगल का सम 180, दोनों एंगल को बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो आपका पिछला कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया कि आपको पिछले लेक्चर याद रखने होंगे अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो। और इसी की सेम बेसिस का मतलब क्या है कि एक जो वर्टेक्स वाला एंगल हो गया, एक एंगल कौन सा हो गया, वर्टेक्स वाला, और इसके ऑपोजिट ऑर्थोसेंटर वाला। अगर मैं यहां पे बात करूं इनका एडिशन, अगर इधर की बात करूं तो क्या होगा, एंगल B, या आप ABC लिख लो, एक ही बात है। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इधर वाला, ये वाला, तो ये कितना है AOC, AOC। देखो ACBC, एक साइड ओवर और एक साइड है, मतलब एक एट द सेंटर और एक उसके ऑपोजिट जो बच गया वर्टेक्स, उससे इनका एडिशन में 180 होगा। एंड इन द सेम वे अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो एंगल ACB प्लस देखो A आएगा, B आएगा, बीच में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 180। इनका मतलब सेम ही है, मतलब एंगल्स मेड एट द ऑर्थोसेंटर एंड द वर्टेक्स आर सप्लीमेंट्री इन ईच अदर। इनका एडिशन होके आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स बनता है। इतना उतार लीजिए, मैं उतना आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर।
ठीक है जी, इंक मैंने मार्कर में भर ली है। आपका अगला टॉपिक शुरू है। लेक्चर अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे हम आपके साथ वीडियोस लेके आते रहेंगे। दैट इज फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सरकमसेंटर। ठीक है जी, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब पिछली बार मैंने सिंपल बताया था व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो यहां पे एक वर्ड साथ में ऐड हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पे भी ज्योमेट्री में वर्ड बाइसेक्ट का पता आ जाए तो मतलब आपका आंसर क्या है, आधा। मतलब इसका क्या है, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी और इसको पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में भी क्या करते हैं, डिवाइड। दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू मीडियन, जो क्या करता है दो पार्ट्स में डिवाइड, प्लस अल्टीट्यूड। मीडियन प्लस अल्टीट्यूड को जब हम इकट्ठा लिख दें तो दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अल्टीट्यूड को सिर्फ परपेंडिकुलर भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, कई बुक्स में पर अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी लिखा होगा। तो ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी ऑपोजिट वर्टेक्स साइड पे आए, ऑपोजिट टू द वर्टेक्स, उसको क्या करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड एंड आल्सो एंगल कितना बनाए, 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब होगा मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये इकट्ठे लगा दिए तो ये बन गया 90 डिग्री प्लस मिड पॉइंट। तो ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके मिलेंगे, थोड़ी सी फिगर गलत हो गई, इसको सही कर लेते हैं। वही फिर से गलत हो गई, मार्कर टिकता नहीं है। चलो जी, जहां भी इनकी इंटरसेक्शन इसको हम कहेंगे सरकमसेंटर। सरकमसेंटर। अब सेंटर की बात आ रही है, साथ में ये क्या है, दैट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड सरकमफ्रेंस। अब आपको पता है सरकमफ्रेंस किसका होता है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल वर्ड से आया था। तो मतलब इसके आसपास एक क्या बनेगा, सर्कल भी बनेगा। ठीक है जी, इसके आसपास एक सर्कल भी बनेगा। अगर इसके आसपास कोई सर्कल बन रहा है तो यहां पे इसका कुछ रिलेशन भी बनेगा, उसका कुछ रेडियस भी होगा। तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा सा है, ये मैं जब सर्कल चैप्टर आएगा उसमें भी बताऊंगा। ये मान लीजिए ओ था, ये डी ई एफ लिख दिए फिर से। तो इसका रिजल्ट क्या लिखना है, पहली बात तो ये तो पता चल गया सरकमसेंटर क्या होता है, वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट ईच अदर। और वहां से ये इसका अगर हम सेंटर माने तो यहां से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा जो ए बी और सी से पास होगा। अब अगर ये सर्कल बनेगा तो इसका बीच वाले का एंगल और इसका कुछ अगेन रिलेशन होगा, जैसा कि पिछले में था। और दो सेंटर में क्या था, इनका एडिशन 180, बिकॉज आसपास में कोई भी सर्कल नहीं बनता था। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट भी है तो इसका रिलेशन बनेगा कि एंगल जो बीओसी है ना, ये जो आपका 2 होगा ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, इसका ये 2 टाइम्स होगा। बीच वाला जो होगा, जो एट सेंटर बनेगा, वो उसका 2 टाइम्स होगा। मान लो ये 60 डिग्री है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, सीधा सीधा आंसर 120। जब भी आपको कुछ ऐसी फिगर मिले, ये एंगल हमेशा उसका आधा होता है सेंटर का, ओ हमेशा होता है, इसको ओ मान ले तो यहाँ पे जो एंगल ओ पे बनेगा उसका हमेशा आधा बनेगा। ये चीज मैं आपको जब हमारा सर्कल टॉपिक होगा उसमें भी आएगी, बिकॉज एंगल मेड बाय सेम आर्क। ठीक है, वो वाला जो आएगा टॉपिक वो आगे आएगा अभी। ठीक है जी, तो ये थे आपके 5 आज के पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब इसके बाद एक रिजल्ट और है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। पहले आपका था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सरकमसेंटर, अब आपका है एंगल बाइसेक्टर। अब आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, मैंने अभी वहां पे लिखे थे ऊपर। एंगल का आपको पता है एंगल क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब अभी हम आपको समझा देते हैं। अगर कोई किसी को लैंग्वेज की दिक्कत हो, आइदर इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो भी आपको अच्छी लगे, आप प्लीज अपने रिव्यूज भी साथ में रख सकते हैं, हम उस हिसाब से आपके लेक्चर्स लगाएंगे। ठीक है जी, ए बी सी कोई फिगर है, अब इसका एक एंगल ए है। अगर ये ऐसी लाइन जो एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब बी एंगल है, मान लो उसने ऐसे
कर दिया, इट इंटरसेक्ट एट ई, ये एंगल इक्वल है। अब एक और लाइन थी जो सी में से नहीं, फिर से दिक्कत हो गई। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है, ना 90 डिग्री है ना ये हाफ पार्ट्स में हुआ, सिर्फ एंगल्स को उसने क्या कर दिया, तीन पार्ट इक्वल पार्ट्स में तीनों ने डिवाइड। अब जहां पे इनकी इंटरसेक्शन होगी उसको हम लिखेंगे दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, दैट मीन्स इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब ये जो आपका, ये तो देखो एंगल बाइसेक्टर है, ये ऐसा आ रहा है, ये कुछ ऐसा आएगा अगर मैं इसको सीधा रखूं तो, लेकिन इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस में निकाल लूं, मतलब यहां से जहां पे आपका इन सेंटर बना वहां से मैं उसके ऑपोजिट साइड्स पे अगर 90 डिग्री की एक लाइन लगाऊं तो ये क्या बन गया, उसका परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। अब इसको जब मैं इतना अपना कॉम्पस जो होती है उसको ओपन करूं तो ये क्या होगा, आपका कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है जी, इसके इन का मतलब अंदर, सर्कम सेंटर मतलब बाहर, इन मतलब अंदर बन रहा है सर्कल, वो बनता किससे है, एंगल बाइसेक्टर से। अब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिया तो फिर आप सोचोगे सर पंगा कुछ ना पक्का है इसका, कुछ ना कुछ तो था लॉजिक जो आपने लिख दिया वरना आप लिखते ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड है। तो इसका रिजल्ट क्या था, मान लो ये ओ था, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। देखो हमेशा क्या हो रही है, ये वाले और इसका क्या बन रहा है, लिंक बन रहा है। अगर एंगल इक्वल है तो ये कितना होगा, ए का आधा प्लस 90 डिग्री। ये वाला अंदर वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस, बिकॉज ये आधे आधे हैं तो इसका आधा दे होके इसका आधे के इक्वल बन जाएगा, ये ऑपोजिट वाला। तो ऐसे अगर मैं लिखूं एंगल ये BOC लिया, एंगल AOB लूंगा तो AOB का क्या बनेगा, ये वाला एंगल लिया मैंने AOB, अगर ये वाला लिया तो इसके ऑपोजिट कौन सा है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C। सेम अगर आप इसको लोगे तो हाफ प्लस एंगल B बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। अगर किसी ने नहीं लिखा तो इसको बोलते हैं इन सेंटर, वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट इन सेंटर, वेयर अल्टीट्यूड मीट्स दैट इज डिफरेंट, वेयर मीडियन मीट्स उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जो आपका अल्टीट्यूड था उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है वहां पे आपके पास क्या बनता है, वहां पे आपका बनता है सर्कम सेंटर। ठीक है जी, तो मैं यहां पे फॉर यूर कन्वीनियंस आपने ये उतार लिया होगा, आपको किस वे से याद रखना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं जो आज होंगे। पहले आपको इसको रिजल्ट कैसे याद रखने हैं, एक साइड अगर मैं बात करूं मीडियन की तो इसके ऑपोजिट आपको याद करना है सेंट्रोइड। आप भी ऐसा लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, बिकॉज सेंट्रोइड इज मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अगर आपको ये भी याद करना है तो आप यहां पे लिख सकते हो साथ में मिड पॉइंट, एम से मीडियन, एम से मिड पॉइंट। ठीक है जी, सेकंड आपका है अल्टीट्यूड या उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक ही बात, परपेंडिकुलर आ गया वर्ड मतलब एंगल 90 डिग्री, वो तो मैंने पहले आपको सिखा दिया। तो इससे आपका क्या बनता है, इससे आपका बनता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद करनी है वो क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या बनता है, सर्कम सेंटर। और इसके अंदर अगर सी ऐसे याद कर सकते, सर्कल मतलब आएगा कहां पे, आउटसाइड, ऐसी शेप याद रख सकते हो साथ में। लास्ट जो आपका है दैट इज एंगल बाइसेक्टर, ये साथ में उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल को जो क्या करें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, वहां से बनता है आपका इन सेंटर। इन सेंटर में आप इसकी फिगर ऐसे याद करोगे, आउटसाइड में फिगर हमारी ओरिजिनल, अंदर आ गया छोटा सा सर्कल, और साथ में आप इसके जो रिजल्ट्स है वो ऐसे आप लिख के आप कर सकते हो रेडी। ठीक है जी, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड इंपॉर्टेंट जो यूज होती हैं ज्योमेट्री में इसकी टर्म्स।
नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, आपको आता है 8th 9th में, आपके 9th क्लास में एक टॉपिक आता है, फिर वो खत्म होता है एनसीईआरटी की बुक में 6th चैप्टर, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आप एक बार इतना लिख लीजिए, मैं इंक फिर से भर दूं और आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाए। सही है। अब इसका मतलब क्या है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, अब आप सुन लो उतना टाइम, साथ में इंक भी हो जाएगी, इंक भी आगे आ जाएगी। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो एक ही चीज है, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब है सेम शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या है, सेम शेप एज वेल एज साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है जी। मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉल है छोटी सी, और एक ये वाली है, ये फुटबॉल है। ठीक है जी। इनकी शेप क्या है, सेम है, बट इनका जो साइज है ना वो अलग अलग है, तो दे आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसी टाइप की फिगर जिनकी शेप और साइज सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास दो डिफरेंट मार्कर्स हैं, सेम, अगर वो सेम इनका साइज है और सेम इनकी शेप है, तो दे आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑफ, यू कैन से। वैसे हमारे हाथ आपस में सेम शेप एंड सेम साइज, अगर उसको ऐसे रख दो आमने सामने, सेम शेप है और सेम उसका साइज होता है। तो ऐसी फिगर्स हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल की। सॉरी, एबीसी है और एक है पी क्यू आर, ये दो हैं। अगर अब इनके साइज भी क्या है, सेम है, और इनकी शेप भी क्या है, सेम है। मतलब अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके और रूल्स होते हैं, एंगल से भी हो जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश यही है कि जिसका सेम शेप प्लस साइज होगा, साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, उसको हम कहते हैं दैट आर नोन एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, अगर उनका शेप और साइज सेम होता है तो। ठीक है जी। शेप एंड साइज सेम हो तो उसको मैं अगेन, इसको मैं लिखने लगा हूं अच्छे से, आप भी उस वे से आप उतार सकते हो अपने नोट्स में। Congruency of triangle have same shape and size, and का मतलब साथ में वो भी होना जरूरी है। तो ये दो फिगर्स यहाँ पे पहले हम बना देते हैं, ABC एक टाइप की फिगर, PQR एक दूसरी फिगर बना देते हैं। ठीक है जी। अब इफ ट्रायंगल ABC, अब ये इसका सिंबल है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल लगा के उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन का साइन। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, यहां से A यहां से P सेम सेम लग रहे हैं, उसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू P, विच इंप्लाइज, मतलब इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, फिर एंगल A P के इक्वल होगा, B इसके इक्वल होगा, और C R के इक्वल होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल होगा। ये फर्स्ट एक लाइन, टू लाइंस, मतलब इधर भी टू लाइन, मतलब ये आपस में इक्वल है। यहाँ पे लगाई 3 लाइन, तो यहाँ पे भी 3 लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला इसके इक्वल, बिकॉज आपको वहां पे लुक सही पता लग जाए। सेकेंड थिंग, इसमें एक और चीज होगी, फिर अगर एंगल्स इक्वल है तो AB इज इक्वल टू PQ होगा, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अगर ये दो क्या होती हैं, इफ दे हैव सेम साइज एज वेल एज शेप। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज आपकी जो क्लास 9th की बुक है उसमें आता है बहुत ज्यादा आपको। ठीक है जी। अब क्लास 9th में मैथ ओवर करते हैं, तो अगले साल में दैट इज क्लास 10th में आपका छोटा सा टॉपिक चेंज होता है, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी सेकंड आपका नेक्स्ट टॉपिक। सब कुछ क्या रहने वाला, सेम। ठीक है जी। मैं कुछ क्या करने वाला हूं यहाँ पे, चेंजेस। दो फिर से ऐसी फिगर्स,
मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दी थी, एक छोटी बॉल और एक फुटबॉल। अब इनकी शेप तो सेम है लेकिन वो साइज उनका अलग अलग था। अगर साइज सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और अगर सिर्फ शेप ही सेम होती है, सिर्फ ओनली सेम शेप, if two figures have only same shape then they are similar। अब देखो आप ये कहते हो कि आपकी लुक उससे बिल्कुल मिलती जुलती। अब मिलती जुलती का मतलब क्या हो गया? मिलती जुलती का मतलब हो गया कि उनकी शेप सेम है बट उनका जो साइज है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ह्यूमन बींग्स की लें, हमारी एज की जितने भी बच्चे हैं उसकी किसी की हाइट बड़ी, किसी की हाइट लेस, कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ बिल्कुल सुकड़े से होते हैं, तो ऑल दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो उनको हम बोल सकते दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है जी, तो इसलिए वो चीज बोलते हैं। वही देखो, अगर इसको आप लाइफ से क्या करोगे कंपेयर, तो आपके को याद करना इजी हो जाएगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दो। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर के अंदर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन वाला साइन जो ऊपर ऐसे हमने पहले लगाया, सिर्फ ऊपर वाला इक्वल नहीं लगता, बिकॉज इक्वल नहीं ना, उनकी साइज इक्वल नहीं है। इफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर देन व्हाट विल हैपन, देन अगेन एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे इसके। अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स अगेन इक्वल हो जाएंगे। बट यहां पे एक नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज आएगी, दैट इज corresponding एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स मैंने लिख दिए, एंड साइड्स रेशो इज इक्वल। इसकी जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल होगी, ना कि साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी। देखो यहां मैंने सेम सेम लिए, एक और मैं यहां फिगर करता हूं, ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है। अगर मैं इसको इसके साथ क्या करूं कंपेयर, अगर ये मैं कंपेयर करूं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज उनका शेप और उनकी जो साइज है वो सेम है। अगर इसको और इसको कंपेयर होगा तो ये छोटी सी, ये इतनी बड़ी, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जो यहां से उठाओगे उसके विद रिस्पेक्ट में ही आपको उधर से उठानी होगी। इसको ए बी तो वहां से क्या मिल गई, पी क्यू मिल रही है, इसकी रेशियो, नेक्स्ट बी सी अपॉन दिस, नेक्स्ट ए सी अपॉन पी आर, इनकी रेशियो हमेशा इक्वल होती है। ये आपका सिमिलैरिटी का सेकंड रिजल्ट है। और एक चीज मैंने पीछे आपको बताई नहीं कि व्हाट आर द रूल्स, तो रूल्स आई थिंक आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने वो बताया नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं फिर से। व्हाट आर द रूल्स बाय विच सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी आप किस वे से निकालते हो। पहले बात करता हूं मैं कॉन्ग्रुएंसी की एक साइड पे, और एक साइड साथ में लिख लेते हैं सिमिलैरिटी के। फर्स्ट रूल तो सेम है, एस 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 एस। यहां पे साइड्स इक्वल होएगी, यहां पे साइड्स की रेशियो इक्वल होएगी। ठीक है जी। सेकंड अब मैं यहां पे लूंगा आर एच एस, राइट साइड हाइपोटेन्यूज रूल, RHS जिसको हम कहते हैं, इधर भी RHS अप्लाई होता है। थर्ड यहां पे डिफरेंस है, यहां पे होता है SAS। अब इसका मतलब कैसे है, इसका ये साइड उसके बीच का एंगल, ऐसे नहीं हम देख सकते SAS, वो रॉन्ग है, S के अंदरला एंगल फिर साथ में हो तो, और इधर ऐसा कुछ रूल नहीं, इधर होता है ए एंगल एंगल एंगल। अगर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो दे लुक लाइक सिमिलर फिगर्स। लास्ट में यहां पे होता है आपका ASA। अब ASA का मतलब क्या है, एक एंगल बीच की साइड फिर एक एंगल, लेकिन यहां पे AA। अब AA और AA का मतलब सेम हुआ। आप इतने तो इंटेलिजेंट हो, बिकॉज सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 3 एंगल होते हैं, अगर उनमें से 2 एंगल्स इक्वल हैं तो जो बाकी एक बच गया वो भी तो इक्वल होगा। मान लो फर्स्ट के अंदर 45 था, फिर 65 था, इधर भी 45 था, 65, जो एक एंगल बच गया उसको 180 में से निकाल के फिर ही आएगा ना वो आंसर। अगर ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो अगला तो अपना भी इक्वल ही होता है भाई। ठीक है जी, बाय यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके बेसिकली 3 रूल्स है, लेकिन उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 4 रूल्स। इसके भी 4 रूल्स हैं,
दो सेम है, दो अलग अलग है। आपको एग्जाम में ये कुछ नहीं आना आपके कि हाँ ये हो सकता है आपको वाले दो आपके फिगर्स हो, आपको बताना हो कौन सा रूल इसमें से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो मैंने बताया, इसमें दिक्कत आती है। इसमें जो उसकी साइड्स होंगी दो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ठीक है जी। आरएचएस में क्या होता है ये आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक हाइपोटेन्यूज, इनमें से कोई एक साइड हो जाएगी और एक एंगल हो जाएगा। राइट बोले तो 90 डिग्री एंगल, ठीक है जी। एससीएस मैंने बता दिया, साइड फिर एंगल फिर साइड, ये इसका भी ऐसा हो इसका भी ऐसा हो, साइड एंगल साइड। और एएसए का पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है जी। तो आप इस वे से क्या कर सकते हो, इसके रूल्स को याद रख सकते हो। अब आज का सबसे लास्ट रिजल्ट एंड टॉपिक, दैट इज रिजल्ट रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये आप लिख लीजिए, रिजल्ट रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर दो आपके पास डिफरेंट टाइप की फिगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का कुछ रिलेशन यूज होता है। अब क्या एरिया का रिलेशन होता है यूज, ये हम आपको अभी बताने लगे हैं। एबीसी मान लो एक है आपके पास PQR, ठीक है जी। अगर आपकी इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइड्स रेशो। साइड की इक्वल होती है रेशो, तो उनके होल स्क्वायर के इक्वल। अब चाहे AB अपॉन PQ लिख लो, BC अपॉन ये लिख लो, या आप AC अपॉन PR लिख लो, बातें सभी से हैं बिकॉज इनकी आपस में साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो ये आपका रिजल्ट है। लेकिन इससे आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे जो यूज होती है, मान लीजिए AL है और ये PM है, दीज आर द मीडियंस, AL एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो ये आप यहां पे ऐड कर सकते हो, तो AL अपॉन PM के होल स्क्वायर के भी इक्वल होगा, ठीक है जी। मतलब इनकी साइड्स के रेशियो क्या होल स्क्वायर के इक्वल एरियाज की रेशियो आती है, या फिर इनकी जो मीडियंस की जो रेशियो है वहां का भी होल स्क्वायर हो जाए तो भी इनके एरियाज की रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब इसके बेस पे एग्जाम में आएगा क्या लिखा होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द एरियाज रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका आएगा 6/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 36/25। या ये होगा, आपको उसकी साइड्स की रेशियो बतानी होगी, तो ऐसा कुछ भी आपको वहां पे आ सकता है। आपको इसका एरिया दिया हो, इसका दिया हो, इनमें से कोई एक साइड दी हो और एक की निकालनी हो, आपको किसी भी वे से क्वेश्चन आ सकता है। सो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु एंड शेयर इट मैक्सिमम, बिकॉज ये जो सारी वीडियोज हैं दीज आर फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड इट इज फॉर रेलवे एग्जाम्स, NTPC, ग्रुप D, SSC के तीनों पेपर, CHSL, MTS एंड CGL, आल्सो फॉर ETT पेपर 2 जिनके अंदर उनको ये आना है। आल्सो जो पंजाब का भी पेपर निकला है लेटेस्ट वार्ड अटेंडेंट में, बता दूं उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं हुआ वो प्लीज आज ही जाके अप्लाई हो जाए। 800 वैकेंसीज हैं जिसके अंदर 8 एलिजिबिलिटी मानी गई है, तो एग्जाम बहुत इजी आने वाला है। और इसकी जो सैलरी है वो भी 18,000 से ऊपर है, इन हैंड आपको 18,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। फर्स्ट सैलरी पंजाब के अंदर आज तक ऐसे एग्जाम में नहीं हो रहा, जो अभी SGO वगैरह भी लगे हैं उनकी भी इनकम सिर्फ 10,000 तक ही है। आपको 18,000 फर्स्ट सैलरी मिल रही है। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम अच्छा है हमारे लिए, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इस एज अ अटेंडेंट वहां पे लगेंगे, लेकिन आप ये मत सोचो आपके लिए ये वार्ड अटेंडेंट है, इसकी 31 अगस्त लास्ट डेट है। आप प्लीज अभी जाके अपने लैपटॉप पे या आसपास की शॉप्स पे जाके कृपया इसको जरूर अप्लाई कर दीजिए। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।